हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 8 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो बेसिक है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो जो ये एक्सरसाइज है ये मेनली पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे बोला गया गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब कि यहाँ पर देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके बेस पे हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं ये फिल करने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे है कि जो ए डी है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। ठीक है, जो AD है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रहा AD। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो AD है इसके अपोजिट में क्या मिल रहा है, BC। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो AD है वो BC के इक्वल है। ठीक, और हमें यहाँ पर कारण भी लिखना है या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर्टी भी लिखनी है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके दूसरे हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एंगल DCB। एंगल DCB जो है ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल DCB कहाँ पे है। ठीक, एंगल DCB यानी कि D से C पे गए फिर B की तरफ निकल गए, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये है एंगल DCB। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, अब इस एंगल को आप DAB बोल सकते हो या फिर आप BAD कुछ भी बोलो। ठीक है, तो यानी कि ये DAB के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि ये बराबर होगा एंगल DAB के। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं यानी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसी तरह से अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके रीजन में या प्रॉपर्टी जो हमने यूज करी है वो ये है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसके, पैरेललोग्राम्स के, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं तीसरे हिस्से की बात करूं तो यहाँ पे तीसरा हिस्सा है क्या, OC। तो जो लाइन सेगमेंट OC है वो किसके बराबर है ये हमें लिखना है। तो OC आप देखो पहले है कहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखो तो OC यानी कि ये जो है ये OC है। तो OC जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा OA के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो ये पूरा AC जो है वो डायगोनल है। ठीक है, BD भी डायगोनल है। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांट देते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब ये जो टुकड़ा है ये इसके बराबर होगा, इसी तरह से ये जो टुकड़ा है OD ये OB के बराबर होगा। ठीक है, फिलहाल अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है OC किसके बराबर होगा, तो OC बराबर होगा OA के। तो यहाँ पे OC किसके बराबर होगा, OA के। ठीक है, क्यों हो गए ये बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हो गया। अब इसी तरह से जो इसका चौथा हिस्सा है यानी कि ये वाला, इसकी बात करते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है कि जो एंगल DAB है इसका मेजर प्लस एंगल CDA जो है इसका मेजर यानी जो इसकी माप है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो एंगल DAB है कहाँ पे, DAB यानी कि D से A की तरफ गए B की तरफ निकल लिए, यानी इस एंगल की बात की जा रही है। फिर एंगल CDA कहाँ पे है, C से D पे जाओगे A की तरफ निकल लोगे, यानी इस एंगल की बात की जा रही है। तो इनको ऐड करके कितना आएगा, इनको ऐड करके आएगा 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो इनको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो या फिर आप सिंपल सा रूल याद रखो कि जो पैरेललोग्राम है
उसके किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ के 180 आता है। एडजेसेंट माने साथ साथ वाले, मतलब इसको इसमें जोड़ दोगे तब भी 180, इसको इसमें जोड़ दोगे तब भी 180। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके टोटल 5 हिस्से हैं, पहला, दूसरा और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सब में हमें क्या करना है कि जो एक्स वाई जेड वगैरह है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले हिस्से की, ठीक है, यानी कि इसका पहला पार्ट कर रहा हूं मैं दूसरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो ये जो है फिगर में आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या है, ये पैरेललोग्राम्स है, मतलब ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। मतलब पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, मैंने अभी आपको क्या बताया कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल को जोड़ के 180 आता है। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले। जैसे मुझे जेड निकालना है तो जेड और ये 100, यानी कि ये कौन सा कोण है, कोण ए, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए का एडजेसेंट कौन होगा, एंगल बी। ठीक है, डी भी हो सकता है लेकिन अभी उससे मतलब नहीं है, पहले ए और बी की बात करते हैं। इनको जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप देखो एंगल ए कितना दिया गया है, जेड। ठीक है ना, एंगल ए की वैल्यू जेड दी गई है तो जेड लिख दो। एंगल बी की वैल्यू 100 दी गई है तो 100 लिख दो, इज इक्वल टू कितना है, 180। तो यहाँ से जेड बराबर 100 कहाँ जाएगा, माइनस में, तो 180 माइनस 100 करोगे 80 आ जाएगा। तो यहाँ से जेड जो है इसकी वैल्यू आ गई 80। ठीक है, जेड कितना आ गया, 80 आ गया। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जेड कितने के बराबर आया, 80 के बराबर आ गया। ठीक है, जेड हमें पता लग गया। अब जैसे ही हमें जेड पता लगा हम वाई भी पता लगा सकते हैं, एक्स भी पता लगा सकते हैं। खैर वाई तो पहले भी पता लगा सकते थे। कैसे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इससे एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एक्स कैसे निकलेगा, हमें देखो एक्स कहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे एंगल सी बना हुआ है। तो एंगल सी जो है ना, ठीक, एंगल सी मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, अपोजिट मतलब आमने सामने के। जैसे इसके सामने देखो ये है, इसके सामने ये है, तो जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं बराबर होते हैं। यानी एंगल सी जो होगा जिस पे एक्स बना हुआ है वो बराबर होगा एंगल ए के। ठीक है, आप इनकी वैल्यू रख दो। यहाँ पे सी के पास क्या है, सी की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 80 डिग्री, याद करो, है ना, वो मैंने मिटा दिया है, बट अभी हमने निकाली थी 80 डिग्री, तो एक्स भी आ गया 80 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं डी निकालना चाहूँ, डी की वैल्यू कितनी है, वाई, तो वो कैसे निकल सकता है, सीधी सी बात है, एंगल डी जो होगा वो दो तरीकों से निकाल सकते हो आप, चाहे मतलब बहुत सारे तरीके हैं। डी में ए जोड़ोगे तब भी 180, लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है कि डी जो है वो बी के बराबर होगा। इसमें ज़्यादा हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। क्यों बराबर होगा, सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना भाई, देखो बी और डी कहाँ है, आमने सामने। ठीक है, तो बी और डी भी बराबर होंगे। तो डी कितना है, वाई, और बी कितना है 100। तो यहाँ से डी की जगह क्या लिख दो, वाई, बी की जगह क्या लिख दो, 100। ठीक है, तो ये भी हो गया पहला हिस्सा। ठीक, तो पहला हिस्सा आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम जरा इसके दूसरे हिस्से की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, दूसरे हिस्से को आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात, यहाँ पे आप चाहो तो x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ x प्लस 50। ठीक है, क्योंकि फिर से ये एक पैरेललोग्राम है, तो x प्लस 50 ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लेना एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, अच्छा अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 180 अपनी जगह रहेगा, 50 चला जाएगा माइनस में, 180 माइनस 50 यानी 130, तो 130 डिग्री आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही x मिला, ठीक है, जैसे ही x मिला, ठीक है, सबसे पहली बात y निकल जाएगा। कैसे? y बराबर x है, y बराबर x क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लिख लेना। ठीक है, देख लो y और x आमने सामने के हैं, तो यहाँ से y अभी नहीं पता, लेकिन जो x है वो पता है 130, तो x के नीचे लिख दो 130 डिग्री, ये भी हो गया। अच्छा अब इसके बाद कहानी में कौन बच रहा है? अभी z बचा हुआ है, तो z किसके बराबर हो जाएगा? देखो z y के भी बराबर होगा, z x के भी बराबर होगा। y के बराबर क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल है। x के बराबर क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये सब अगर एंगल आपने पढ़े हुए हैं तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो y से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि z जो है वो y के बराबर है। क्यों बराबर है? यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट है। आप पूरा अच्छा लिखना चाहो तो इंटीरियर ऑल्टरनेट हो जाएगा। कैसे समझा देता हूँ मैं, देखो यार, पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक, तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एक उधर एक इधर, ये क्या होंगे? इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये पैरेलल हो तो ये पैरेलल तो है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो मतलब z और y बराबर हो गए। ठीक, तो यहाँ से z की जगह z लिखो, y की वैल्यू अपने को पता है 130 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, z भी निकल गया। तो ये होगा इसके दो हिस्से। तीसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये रहा इसका तीसरा हिस्सा। जो ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है, फिर से ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे साफ साफ बोला गया है कि जो भी दिए गए हैं सारे पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम आसानी से निकाल सकते हैं वो है एंगल x। क्यों? क्योंकि देखो ये जो निशान बना हुआ है ना, ये जो निशान बना हुआ है ऐसे, इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90, तो x भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं x बराबर 90 डिग्री। अच्छा, x बराबर 90 क्यों हुआ? x कौन सा है? ये वाला एंगल। क्योंकि देखो यार, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, आपको पता होगा कि अगर दो लाइन या फिर लाइन सेगमेंट ऐसे इंटरसेक्ट करें तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, तो मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब भी दो लाइन या फिर लाइन सेगमेंट ऐसे इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आर इक्वल, ये हो गया। तो x तो सीधा सीधा अपने सामने वाले के बराबर हो गया। ठीक, x पता लग गया। अब देखो, अब यहाँ से हम y आसानी से बता सकते हैं। कैसे y आसानी से बता सकते हैं? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा y प्लस एक्स प्लस 30, y प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मतलब हुआ इसका? कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स को अगर जोड़ा जाए या उनका सम निकाला जाए तो 180 डिग्री आता है। कहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल? ध्यान से देखना, ये क्या चीज़ है? देखो, ये है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में ये वाला एंगल यानी कि y, ये वाला एंगल यानी कि x, प्लस ये एंगल यानी 30, तीनों एंगल अगर हम जोड़ दें, तीनों एंगल अगर हम ऐड कर दें तो कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि यही प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
ठीक है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू पता है 90, तो y की जगह y रहेगा, x की जगह आ जाएगा 90 प्लस यहाँ पे है 30 बराबर यहाँ पे है 180। तो यहाँ से y प्लस 90 और 30 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 180, माइनस में जाएगा ये प्लस में, देखो ये जी प्लस में उधर जाएगी माइनस में, कितना बचेगा 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही y पता लग गया, अब जरा ध्यान से देखना इस फिगर में, y अपने को पता लग गया, जितना y होगा उतना ही z भी होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जरा ध्यान समझना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, तो देखो यार ये वाली जो साइड है ये अपनी अपोजिट साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है भाई साहब। तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये, यानी ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो एक एंगल इस तरफ का यानी कि ये वाला, और एक एंगल इस तरफ का यानी कि ये वाला, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए, यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो यानी कि z बराबर y सीधा सीधा लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई z बराबर किसके होगा, y के। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लिखोगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो z बराबर y की वैल्यू कितनी है 60, तो z बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से x y z तीनों हमें पता लग गए। ठीक है, जो अगला वाला हिस्सा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला एंगल ऐड करके आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हो गए पैरेललोग्राम के। तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 80 है तो इसके सामने वाला भी 80 ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन ऐसे पैरेलल हो और ऐसे ट्रांसवर्सल काटे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, या फिर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला इसके ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये 80 तो वो 80, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब जरा बात करते हैं इसके पांचवें हिस्से की। ठीक है, पांचवा हिस्सा देखो ये रहा इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें देखो, इसमें सबसे आसान क्या निकालना है भाई, सबसे आसान देखो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आसानी से y। ठीक है, कैसे, y सीधा सीधा, y के सामने कौन दिख रहा है 112 डिग्री, तो y सीधा सीधा 112 के बराबर हो जाएगा। क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है भाई, तो ये और ये दोनों बराबर, तो 112, तो y भी 112। अब आप कैसे निकाल सकते हो, आराम से x निकाल सकते हो। कैसे, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, चलो मैं नाम दे देता हूँ, आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन आपको फिर फिगर बना के पेपर में दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसको ए बोला, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें y प्लस 40 प्लस एक्स, वाई प्लस 40 प्लस एक्स, तीनों एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा 180। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या लिखोगे, फिर से बोल रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से क्या पता है आपको, y की वैल्यू कितनी है 112, प्लस में कितना है 40, प्लस में कितना है x, बराबर में कितना है 180। तो यहाँ से 112 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 152 डिग्री, प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 152। ठीक है, x बराबर, यहाँ से 180 में से 152 घटाओ कितना हो जाएगा 8 और 20 यानी 28 डिग्री। x आ गया 28 डिग्री। ठीक है, x हमें पता लग गया 28। जैसे ही x पता लगा यार, x बराबर किसके होगा z के। ठीक है, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x बराबर किसके होगा z के, या फिर आप यूं भी कह सकते हो z बराबर किसके होगा x के। ठीक है ना, चाहे z बराबर x लिखो, x बराबर z लिखो। क्यों लिखोगे यहाँ पे, रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, समझ लो फिर से। देखो यार, इस बार ये
और ये पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इधर वाला एंगल इधर वाले के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो मतलब जो x होगा वो z के बराबर होगा, या फिर यूँ कह लो जो z है वो x के बराबर होगा। ठीक है, तो z बराबर x की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है कितनी, 28। तो यानी कि ये भी कितना आ गया, 28 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ। ठीक है, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो पैरेललोग्राम होगा अगर B और D को जोड़ के आ जाए 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जो हिस्सा है, ठीक, यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले आप एक रफ फिगर बना लो, कैसा भी क्वाड्रिलेटर बना लो एक, और उसको नाम दे दो ABCD। अब जरा इसमें विजुलाइज करो कि कहाँ पे आ रहा है। आपको याद रखना है नाम इस तरह चलना है, A फिर इधर B फिर इधर C फिर इधर D। ठीक है, तो यहाँ पर B और D की बात की गई थी। B मतलब देखो ये वाला कोण, और D मतलब ये वाला। इन दोनों को जोड़ के अगर 180 आएगा तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस बट नॉट ऑलवेज, यस बट नॉट ऑलवेज। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हाँ हो सकता है किसी किसी केस में, लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ के अगर 180 आएगा तो कुछ केस में तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन हर केस में नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ही बना दूं तो पक्की बात है कि सामने वाले को जोड़ के 90 और 90 180 आ रहा है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और भी बहुत से केस पॉसिबल है, मैं तो भी एक एग्जांपल लिया है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ोगे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल पे बना हो, मतलब जिसके चारों कोने कहाँ पे हों, सर्कल पे हों। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो या ना हो, लेकिन अपोजिट एंगल को जोड़ के तो 180 ही आता है। इन दोनों को जोड़ोगे 180 ही आएगा, जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम ही होगा। तो मतलब हो भी सकता है किसी किसी केस में, किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत सी ये पॉसिबल है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरे में बोला गया है कि AB बराबर DC है 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4, BC बराबर 4.4। ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर से आपको एक रफ फिगर बना लेनी है। इसमें देखो नाम दे देना है ABCD, क्योंकि विजुलाइज करोगे तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो AB बराबर DC, तो AB देखो ये रहा, DC ये रहा, दोनों बराबर हैं 8 सेंटीमीटर के, यानी ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। AD बराबर 4 है, AD यानी कि ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाली 4.4 है। तो क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं। ठीक है, हम बोलेंगे नो, ये नहीं बन सकता है। क्यों, एज AD जो है वो बराबर नहीं आ रहा है BC के। देख लो यार, AD और BC तो सामने सामने वाली भुजाएं हैं, सामने सामने वाली साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी तभी ये बनता। तो यहाँ पर दोनों दोनों इक्वल ही नहीं है, ये 4 है तो ये 4.4 है, इसीलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा समझ में आ गया। अच्छा, तीसरे की अगर मैं बात करूँ, तीसरे में बोला गया A बराबर 70 है एंड C बराबर 65। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई A बराबर 70 है और C बराबर ये है 70 और ये जो है ये है 65। क्या ये होगा, हम बोलेंगे नो। क्यों, क्योंकि जो एंगल A है वो बराबर नहीं आ रहा एंगल C के, और अभी हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए। इसको थोड़ा और अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल, बट यहाँ पर तो अनइक्वल आ रहे हैं, एक 65 तो एक 70, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मतलब हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाना है जो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसा काइट में होता है। देखो काइट इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। काइट आप समझते हो, पहले काइट के बारे में थोड़ा सा देख लो।
मान लो मैंने यहाँ पर ABCD बनाया, ठीक है। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, अ काइट, ठीक है। एक काइट में देखो, काइट में क्या होता है, जो साथ वाली भुजाएं होती हैं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, और ये वाली जो साइड है, इसको मैं अलग कलर से बनाऊं, ये इसके बराबर होगी, ठीक है। मतलब जैसे ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये 6 तो ये भी 6, ऐसा, ठीक है। इसमें जो अनइक्वल साइड हैं, जैसे ये इस पे 2 कट लगाया है, इस पे 3 कट, इसके बीच का एंगल, और यहाँ पे जो अनइक्वल साइड जहाँ पे मिल रही है, जैसे 2 कट वाली और 3 कट वाली जहाँ मिल रही है, इसके बीच वाला एंगल, ये इक्वल होते हैं। काइट की प्रॉपर्टी है कि इसमें ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पैरेललोग्राम बनेगा ही हमेशा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं काइट है, ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, तब भी इसमें अपोजिट एंगल का ये पेयर आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इन्होंने इसका नाम नहीं दिया, तो मैंने नाम लिख दिया अपनी मर्जी से ABCD। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, लेट ABCD इज द पैरेललोग्राम। मतलब जिस पैरेललोग्राम की बात की जा रही है वो कौन है, ABCD है, ठीक है। अब देखो, इसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, मतलब रेशो कितना है, 3:2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो, जैसे A का एडजेसेंट एंगल हो गया B, साथ साथ वाले एंगल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A रेशो एंगल B बराबर कितना दिया गया है, 2:3। तो मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। भाई रेशो का क्या मतलब है, रेशो का मतलब है अगर A रेशो B 2:3 आ रहा है, तो A और B को डिवाइड करके 2:3 आना चाहिए, ठीक है ना। रेशो उनका कुछ ना कुछ कट गया होगा, तो यहाँ पर अगर A को 2x मानेंगे और B को 3x मानेंगे, तो देखो x x कट जाएगा, 2/3 यानी 2:3 बच जाएगा। मतलब हमने ठीक किया है, जो चीज कट गई होगी वो x है, ठीक है। तो A अगर देखो, A पहले लिखा है तो पहले क्या लिखा है, 2, तो A को 2x मानोगे, B बाद में लिखा है रेशो के, तो रेशो के बाद में क्या है, 3, तो B को आप 3x मानोगे, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, देखो A को हमने कितना माना, 2x, तो B कितना हो जाएगा, 3x। और हमें पता है यार, एंगल A प्लस एंगल B जोड़ के आएगा 180 डिग्री। रीजन आपको पता लग गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम कर चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, ये एडजेसेंट एंगल है, हम लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, A कितना है, 2x, A की वैल्यू क्या है, 2x, B कितना है, 3x, बराबर में कितना है, 180 डिग्री। 3 और 2 यानी 5x, बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइड बाई 5, 5 से काटोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 कट गया 18 में से 3, 3 के आगे 0, यानी 5 6 जा 30, तो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। x 36 आ गया, तो अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे एंगल A की बात करूं, तो एंगल A कितना है, 2x है, ठीक है। तो 2 इंटू में x, x यानी 36, 36 2 जा कितना, 72, तो A आ गया 72 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं B की बात करूं, तो B कितना है, 3x, मतलब 3 इंटू में x की वैल्यू फिर से वही 36, 36 इंटू 3 1, ये हो गया 108 डिग्री। इसी तरह से देखो, अगर मुझे एंगल D निकालना है, तो D तो अपने सामने वाले के बराबर होगा, यानी कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, B की वैल्यू कितनी आई है, 108 डिग्री, ठीक। इसी तरह से अगर आपको एंगल C चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो एंगल A के बराबर, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, फिर से वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल C, एंगल A कितना आया है, 72 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है टू एडजेसेंट एंगल्स और पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। मतलब कोई पैरेललोग्राम है,
तो उसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, जैसे ये ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल बी है, एडजेसेंट एंगल हमसे बोला गया बराबर है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड दी मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे ए बी सी डी जो मैंने बनाया नाम दिया है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो एडजेसेंट एंगल है मान लो ए वो बराबर है बी के, जितना ए है उतना बी है। तो मैंने क्या बोला, लेट ए और बी जो बराबर है वो एक्स के बराबर है, मतलब ए भी एक्स आ गया बी भी एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें पता है यार कि ए और बी को जोड़ा जाए अगर तो आएगा 180 डिग्री। रीजन में वही एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है किसी भी पैरेललोग्राम में। तो ए भी एक्स है बी भी एक्स है, बराबर आ गया 180, 2x बराबर 180, तो x बराबर 90 है ना, 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90, x बराबर 90 आ गया। तो यानी कि एंगल A जो है वो x के बराबर है यानी कि 90 के बराबर है। ठीक है, एंगल B भी है 90 के बराबर क्योंकि ये भी x के बराबर है। इसी तरह से एंगल C और एंगल D भी क्या होंगे, 90 के बराबर ही आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे कि भाई अपोजिट एंगल है ना, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल ही 90 हो गया वो रेक्टेंगल बन जाता है, सारे ही 90 होंगे, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो भाई कि एंगल C बराबर एंगल A बराबर कितना 90, क्योंकि ये 90 है। और इस तरह से एंगल D भी जो है वो B के बराबर है, अपोजिट एंगल बराबर 90। ठीक है ना, सी ए के बराबर क्यों हुआ समझ में आ गया होगा आपको, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। बी डी के बराबर क्यों हुआ, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनसे आप कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका क्या पड़ता, जैसे ही ए आया आप लिख दो कि पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 है तो सारे के सारे ही 90 होंगे, क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।